नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा सिंह प्रस्तुत कर रही हूँ जयश्री रॉय की लिखी हुई कहानी अपनी कैद। जयश्री रॉय ने हिंदी कहानी में इधर बड़ी पुख्तगी के साथ अपनी जगह बनाई है। उनकी कथन शैली अनायास ही अपनी ओर खींच लेती है। उनका कथा शिल्प भी औरों से कुछ अलहदा किस्म का है। तो आइए सुनते हैं जयश्री रॉय की कहानी अपनी कैद। किचन का पिछला दरवाज़ा खुलते ही हवा में ब्रोकोली सूप की सौंधी गंध फैल गई थी और इसके साथ ही जो चेहरा चमका था, मैंने उसे उसी गंध के घेरे में पहचान लिया था। ये माँ की जाति की महिला है। इसकी देह से लालित्य नहीं, स्नेह रिश्ता है। एक बच्चा जो अपनी माँ की मौत के बाद अरसे से अपने भीतर दुबका पड़ा था, यकायक धूप की सुनहरी हरारत से भरकर बाहर निकल आया था। पंखुरी पंखुरी खिलते सूरजमुखी की तरह, उतना ही ताज़ा और चमकीला। मेरे पूरे वजूद से छलकती हल्की मुस्कुराहट उसकी मटमैली नीली आँखों में तत्क्षण प्रतिबिंबित हुई थी। उसने मुझे पहचान लिया था और उसकी अदृश्य बाहें संपूर्ण अपनत्व के साथ मेरे इर्द गिर्द सहसा घिर आई थीं। वो छोटा सा क्षण किसी जादू की तरह था। एक नन्ही सी परिधि में मेरा गत आगत अनायास सिमट आया था, ममता की गोद में सुरक्षित बच्चे की तरह। राहत की उस गहरी अनुभूति में होते ही मुझे ख्याल आया था, कितना थका हुआ हूँ मैं। महीनों की जगार, दुख में घुली शून्यता और बरसे न बरसे आंसू मुझे एकदम से घेर लेते हैं। मैंने उससे लकड़ी काटने का बिजली से चलने वाला औजार उधार मांगा था और उसने दिया भी था, मगर उससे पहले अपनी किचन में बुलाकर बैठाया था। वो हमारी नई पड़ोसन थी। पिछले हफ्ते ही वे लोग इस किराए के मकान में रहने के लिए आए थे। लोग इस मकान को भुतहा कहते थे। 2 साल पहले यहाँ एक विधवा ने आत्महत्या की थी। उसके बाद यहाँ कोई किराएदार नहीं आया था। पर जैसा कि अक्सर होता है, उस खाली मकान में भी एक अदद भूत रहने लगा था। मगर आज यहाँ किसी भूत की बासी बोसीदा गंध नहीं, गर्म खून इंसानों की महक थी और ज़िंदगी की चहक भी। मैं रोज़ सोचता रहा कि आकर इनसे मिलूं, मगर हो ना सका। माँ की मृत्यु के बाद विगत 1 वर्ष से मैं बिल्कुल असामाजिक होकर जी रहा हूँ। माँ दुनिया और मेरे बीच एक कड़ी थी। जो था उनसे था। अब जब वे नहीं रहीं तो कुछ भी नहीं। आज अपने बगीचे के जंगलात साफ करने गया तो याद आया, हमारी शव मशीन महीनों से ख़राब पड़ा था। वही मांगने के लिए आज सुबह के समय यहाँ अपने नए पड़ोसी के घर चला आया था। वो घर में अकेली थी शायद। छोटे से किचन टेबल पर बैठकर मैं खिड़की पर उड़ती धूप की तितलियों की ओर देखता रहा था। लेस के पर्दों के पीछे दिसंबर का गहरा नीला आकाश ठिठुरा सा प्रतीत हो रहा था। हवा में पाइन की ताज़ी गंध थी। एक ताज़ा और कच्चे रेशम सा उजला चमकीला दिन। इस घर में ज़िंदगी है हर तरफ, पारे की छोटी छोटी चमकदार बूंदों की तरह। स्टोव पर उबलते सूप की देगची में, मेज पर पसरी गर्म धूप के टुकड़े में, उसकी कलाई में कभी कभार बज उठती चूड़ियों की ठुनक में गुनगुनाती थिराती। मैंने एक गहरी सांस ली थी, दोनों फेफड़ों में भरकर। आह, सुकून, घर, औरत, माँ। वो सामने बैठकर जिंजर केक का एक टुकड़ा काटती है, मेरे छोटे से चौकोर प्लेट में परोसती है। आज ही बेक किया है, आर्ची मेरे बेटे को पसंद है, स्कूल से आते देखना टूट पड़ेगा। केक के हल्के गर्म टुकड़े में चम्मच चलाते हुए मैं उसकी फीकी हड़ियल उंगलियां देखता हूँ। उंगली में घिसकर बेचान पड़ गई शादी की अंगूठी दुबली उंगली में ढीली होकर निरंतर घूम रही है। छटे हुए रंगहीन नाखून के नीचे की त्वचा हल्की पीली है। क्या कुछ कहती रही थी वो, हल्के बजते जल तरंग की तरह उसकी आवाज़ मीठी और ठुनक भरी। मेरी कॉफ़ी में क्रीम डालकर वो शुगर क्यूब्स के टुकड़े उठाते उठाते ठहर गई थी। मैंने मना कर दिया था, नहीं मैं नहीं लेता। वैसे मैं क्रीम और दूध भी नहीं लेता कॉफ़ी में। बहुत अच्छा करते हैं, मैं भी परहेज करती हूँ, मधुमेह है। लकड़ी की बोर्ड पर सब्जियां काटते हुए उसकी रीढ़ की हड्डियां गाउन के ऊपर चमकने लगी थीं। वो मेरी माँ की तरह ही दुबली थी, वैसा ही पानी में घिस गए चिकने पत्थर सा चेहरा और उस पर उभरी गाल की हड्डियाँ, हमेशा खुबानी की तरह दहके हुए, जैसे ज्वर में हों। पनियाई आँखों में तैरती धूप और बादल के सांवले टुकड़े। उस दिन
उसके घर से बहुत भारी और बहुत हल्का होकर लौटा था। लगा था जो खो गया था वो वापस मिल गया है। ये मिलना एक दूसरी तरह का अभाव मेरे भीतर पैदा कर गया था। अपना सूना घर और सूना लगा था। अनायास सब कुछ खो देने की प्रतीति मुझे अवसन्न कर गई थी। लगा था मेरे घर की जिंदगी मेरे पड़ोस में चली गई है। मेरी माँ शैरोन, दो गड्ढमड्ढ चेहरे जल में हिलते सेवार की तरह धीरे धीरे मेरे अंतस में डूबते गए थे। उस दिन घर लौटकर मैंने देर तक पानी नहीं पिया था। मैं अपने मुंह में उस जिंजर केक के तीखे तीते स्वाद को बचाए रखना चाहता था। माँ के बाद हमारी रसोई का पारंपरिक तंदूर और सूप बनाने की कांसे की भारी पेंदी वाली केतली ठंडी पड़ी थी। गले तक राख में मुंदी कमरे की अंगीठी का भी यही हाल था। मैं सर्दी की ठिठुरती रातें स्टोव के किनारे कंपारी सटोरी पीते हुए ऊँग और नींद के बीच बिता देता था। अपने बिस्तर में नहीं लेटता था। वहाँ माँ की लोरियाँ, स्नेह भरी थपकियाँ स्मृतियों में कौंध कर मुझे सोने नहीं देती थी। क्यों खुशी की यादें एक दिन अंततः दुख बन जाती हैं? क्यों सुखद अतीत पीड़ा का उत्स बनकर हर बार घर लौटता है? मेरे भीतर छाई धुंध में रह रहकर ये प्रश्न चमकते हैं और मैं और दिशाहारा हो उठता हूँ। पहले माँ थी तो दुनिया थी, अब जो वे नहीं तो बस वे ही हैं, दुनिया नहीं। आज एक अरसे बाद शैरोन को देखकर दुनिया की याद हो आई थी। माँ की स्मृतियों से परे होकर जो रहकर भी कहीं नहीं रह गई थी। स्थूल होना, स्पर्श में होना ही हमेशा होना नहीं होता। होते वे भी हैं जो कहीं नहीं होते। बचपन में पोलियो में मेरा दायां पैर कमज़ोर पड़ गया था। माँ कहती थी सालों पहले किसी ट्रॉपिकल देश में हम क्रिसमस का अवकाश मनाने गए थे, वहीं ये रोग लगा होगा। मुझे भी उसकी धुंधली सी याद थी। बर्फीले पहाड़, रेगिस्तान और समंदर का देश, सांपों और साधुओं का देश, भूख और अमीरी का देश। अब भी मेरी नींद में गुलाल के रंग उड़ते हैं, सपेरे की बीन बजती है। जब मैं रुक रुक कर हिचकोले खाता हुआ सा चलता, माँ मेरी तरफ देखने से बचती। क्या होता है उनकी आंखों में उस समय मेरे लिए, मैं सोच नहीं पाता था। और जो महसूस करता था, उन भावों को व्यंजित करने के लिए शब्द नहीं मिलते थे। मुझे बस गिरजाघर के प्रार्थना कक्ष की दीवार पर बनी वो तस्वीर याद आती थी जिसमें सलीब पर लटके यीशु की जिस्म की ओर मरियम देख रही है। उनके दोनों हाथ सीने पर हैं और आँखें, हाँ वही आँखें, मेरी माँ की आँखें। उनमें शब्द ध्वनि से परे की वही मूक भाषा। हर माँ की आँखें एक जैसी होती हैं, मरियम जैसी। दुनिया भर के वात्सल्य करुणा को इकट्ठा कर उसका स्थूल अनुवाद माँ के रूप में ही होता है। मुझे स्कूल में बच्चे डोनाल्ड डक कहकर चिढ़ाते थे। मैं खेलना चाहता था मगर बच्चे मुझे अपने साथ नहीं लेते थे। कभी लिया भी तो अड़ंगा लगाकर फेंक दिया। सबकी तरफ हिचकोले लेकर दौड़ता हुआ मैं किसी बिखरे बत्तख की तरह दिखता हूँगा। बच्चे तालियां बजाते, मेरे सर पर इधर उधर से चपत लगाते और मैं आंखों में आंसू लिए उनके पीछे जिद से भरा दौड़ता भागता फिरता। एक बार इसी तरह बच्चों से पिट कर मैं खेल के मैदान में खड़ा था। स्कूल के गेट के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा यूनिफॉर्म फट चुका था और चेहरा धूल से सना हुआ था। घुटनों पर खून के धब्बे थे। गेट के पास मुझे न पाकर माँ ढूंढते हुए वहाँ आई थी। उनके पास आते ही मैं फट पड़ा था और उन्हें दोनों हाथों से पीटने लगा था। माँ ने कुछ नहीं कहा था, मुझे अपने सीने में समेटे चुपचाप बैठी रही थी। मैं उन्हें पीटते पीटते आखिर थक गया था और एक समय के बाद निढाल होकर उनकी गोद में ढह गया था। माँ ने तब भी कुछ नहीं कहा था। मुझे याद है उस दिन मेरी पीठ पर उनकी हथेलियाँ कबूतर के सीने की तरह नर्म और हरारत भरी थीं। बाद में कहा था उन्होंने, जब भी तुम्हें कोई दुख दे इसी तरह लाकर मुझ पर उड़ेल देना बीली। सुनकर मैं और रोया था। बचपन से लेकर जब तक माँ रही मैंने यही किया। दुनिया भर के दुख संतरास जहाँ जो मिला लाकर उन पर उड़ेलता रहा। बदले में मुझे खुशियों की गुलाबी कैंडियाँ थमाती रहीं। कभी कुछ भूल जाता तो माँ ही याद दिलाकर मुझसे वसूल ले जाती, बाकायदा तलाशी लेकर। कितनी सूक्ष्म थी उनकी दृष्टि। छोटे से छोटा दुख बात भी उनसे नहीं छिपती। आंखों में टका दुख का कोई मटमैला पैबंद, हंसी का कहीं से फीका हो गया रंग, चेहरे पर छिटका हुआ एक जर्द मौन।
मुझे अपने कैशोरे का चेहरा याद आता है, शीशे पर दहकता हुआ, लाल लाल, गुस्सैल मुहासों से भरा, कहीं से पीप, कहीं से खून। ओह, कितना गंदा दिखता था मैं खुद को ही। अपना चेहरा छिपाने के लिए संदूक अलमारी ढूंढता था। आवाज़ भी फटकर एकदम कर्कश और बेसुरी, न बच्चा न जवान, बीच की कोई चीज़, बेढंगी, बदसूरत। सोचते हुए मैं अपनी खाली बोतल टटोलता हूँ। वो दूर कोने में लुढ़की पड़ी है, आंखों के आगे गुलाबी तितलियाँ उड़ रही हैं, गले की एक नस धड़क रही है रह रह कर। पूरे कमरे में अंधकार पस रहा है, उल्टी पड़ी दवात की तरह। मैं सोफे पर लेटा लेटा देख सकता हूँ मेरी खिड़की के ठीक सामने रोशनी से भरी शेरोन की खिड़की, उस पर नाचती खुशरंग परछाइयाँ, हंसी के खनखनाते टुकड़े, खाने की सुगंध। अरसे बाद मुझे भूख लगाई है। ख्याल आ रहा है मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दिनों से। मुझे थैंक्स गिविंग पार्टियाँ याद आ रही हैं, तंदूरी टर्की, गरम मक्खन, आलू, लेट्स, चीज़ और चेरी टमाटर का सलाद। मेरे मुंह में पानी भर आया है और आँखों में भी। ऐसी एक पार्टी में मैंने लीज़ा के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा था। लीज़ा, संदली त्वचा और अखरोट की रंगत जैसे बालों वाली दुबली पतली लड़की, जो लहराकर चलती थी तो उसके सीने में भंवर पड़ जाते थे। उसके पक्के जंगली बेरी जैसे लाल होठों को सोचकर सर्दी की रातों में मैं झुलसा करता था। जिंदगी की पहली कविता भी मैंने उन्हीं होठों पर लिखी थी। रविवार की सुबह की प्रार्थना के लिए चर्च जाती हुई वो अपने लाल सुनहले फ्रॉक में दहकते चिनार की तरह दिखती थी, कौंध और लहक से भरी। मैंने उसे एक बार एक जख्मी कबूतर की टांग में पट्टी करते हुए देखा था। न जाने क्यों उस समय वो मुझे मेरी माँ जैसी लगी थी, स्नेह ममता से भरी हुई, बहुत कोमल, निर्मल। थैंक्स गिविंग की उस रात मैंने लीज़ा को प्रपोज़ किया, धड़कते दिल और पसीने से भीगे माथे के साथ। सीने में धड़कनों का शोर बढ़ रहा था, जैसे पसलियों पर दिल टूटा पड़ रहा हो। मगर सुनते ही लीज़ा की फिरोज़ा नील आँखों में व्यंग कटार की तरह कौंधा था। कैसी हिकारत भरी आँखों से घूरा था उसने मुझे। ओह, सोचता हूँ तो आज भी रगों में दौड़ता खून पानी बन जाता है। वाइन की लाली उसके होठों पर थी, ठीक जैसे अनार का रस फल के दरारों से टपकता है। वो नशे में थी उस समय, दिख रहा था। अपनी ऊंची सैंडल उतार कर पंजों के बल लॉन की घास पर चल रही थी, ठीक किसी नृत्यरत राजहंसनी की तरह। मैं उसकी सुर्ख एड़ियाँ देख रहा था जब उसने कहा था, तुम मुझे ठीक ठाक लगते हो, बस तुम्हारी नाक थोड़ी ज़्यादा मोटी है। बट ए नोज वर्क कैन बी डन एंड दैट शुड टेक केयर ऑफ ए प्रॉब्लम। और ये जो तुम्हारी चाल है, खैर, बट तुम्हारी माँ इज़ द रियल प्रॉब्लम। यू आर अ ममाज बॉय, वी ऑल नो दैट। कभी उनको छोड़कर जी पाओगे? सोच लो, हम दोनों के बीच मुझे कोई तीसरा नहीं चाहिए। अपने सीने की जकड़न को महसूसता हुआ मैं वहाँ खड़ा था, बुझते हुए अलाव के पास। आग की सुनहरी लपटें देर हुई सुर्ख टुकड़ों में तब्दील हो गई थीं। माथे पर मैपल वृक्ष के कासनी पत्ते हजारों जुगनू की तरह झिलमिला रहे थे। हवा चलती तो लगता जैसे तेज बौछार के साथ पानी बरसने लगा है। लीज़ा की आंखों में धधकती वितृष्णा मुझे नील कर गई थी। मैं सोचना चाहता था, मगर शून्य होकर रह गया था। माँ शब्द का उच्चारण उसने जिस हिकारत के साथ किया था, मेरे भीतर जहाँ जो कुछ भी अच्छा और कोमल था उसके लिए एकदम से मर गया था। ठीक जैसे कोई प्रांजल नदी यकायक रेत के ढूंढों में तब्दील हो जाए। मेरे जीवन में किसी औरत के प्रति आकर्षण का वो आखिरी दिन था, बहुत त्रासद भी। रात भर रोया था माँ की गोद में छिपकर। उनका एप्रन भीग गया था पूरी तरह। थपकती रही थी वे मुझे बिना एक शब्द कहे। बहुत देर बाद एक ही बात कही थी, ये सब बड़ा होने का ही हिस्सा है बीली, एक दिन तो ये सब होना ही है। सुनकर मैं बिफरा था, तो फिर मुझे कभी बड़ा ही नहीं होना है। इसके बाद अपनी ज़िंदगी की डिक्शनरी से मैंने लड़की शब्द को हमेशा के लिए मिटा दिया था। औरत का अर्थ मेरी माँ है, मेरी माँ जैसी होना है। जो उनकी तरह नहीं है वो औरत नहीं है, और उनकी जैसी कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। मैं किचन में स्टोव के किनारे ही सारी रात सोया रह गया। सुबह नींद खुली तो दिसंबर की नर्म खुशनुमा धूप ने स्वागत किया। छत की मुडेर पर बुलबुल का जोड़ा चहक रहा था।
हवा में पाइन की गंध आज भी तेज थी। आज शुक्रवार था। कचड़े की गाड़ी कचड़े की थैलियाँ इकट्ठा करने आई थी। कचड़े की थैली कचड़ा पेटी में डालते हुए मैंने शैरोन को देखा था, उसके किचन गार्डन में। धूप का शामियाना लगाकर बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, छाँव से बाहर, धूप से भरी हुई। मैं जानता था सुबह का यही समय शैरोन का निहायत अपना होता है। पति और बच्चों के जाने के बाद वो एक कप काली कॉफ़ी और सिगरेट लेकर थोड़ी देर के लिए अपने किचन गार्डन में बैठती है, बिल्कुल शांत और निश्चिंत, धीरे धीरे कॉफ़ी की घूंट लेती हुई और सिगरेट पीती हुई, एक पूरे दिन की भागदौड़ और मेहनत की तैयारी में। उसे इस तरह से बैठी हुई देखना मुझे गहरे सुकून से भर देता है। मैं मन ही मन इस प्रार्थना में होता हूँ कि ये शांति और फुर्सत के दुर्लभ क्षण उसके जीवन में बने रहें। माँ भी इसी तरह रोज़ बैठती थी, मगर रातों को सारे काम निपटाकर वो ड्रिंक्स का ग्लास और सिगरेट लेकर अपने बेडरूम में बैठती थी, अपने सिरहाने वाली खिड़की खोलकर। हर मौसम में, चाहे बर्फ़ झड़ रही हो या वसंती हवा चल रही हो, वे गर्म करके लाल वाइन पीती थीं, ग्लू वाइन। माँ को उन क्षणों में देखना एक सुखद अनुभूति हुआ करता था। सिगरेट का कश लगाती हुई वे कितनी समर्थ, कितनी शक्ति संपन्न लगती थीं। सारे दिन सख्त जूड़े में बंधे उनके गहरे नश्वार रंग के बाल उस समय उनके कंधों पर अलस बिखरे रहते। मैं अक्सर माँ के खूबसूरत पैर अपनी गोद में लेकर बिस्तर के पायताने बैठा रहता, मगर माँ मुझे देख कर भी नहीं देखती थीं। उनका ध्यान न जाने कहाँ होता था। ऐसे में उनकी आंखों में अजीब सी चमक और खोयापन होता था। सर्दी की रातें खिड़की के नीचे खिलने वाले जंगली गुलाबों की खुशबू से तर होती थीं। कुहासे में लिपटा चांद बगीचे के छोटे से तालाब की सतह पर चमकता रहता। घर के पिछवाड़े ओक के बूढ़े घने पेड़ की डाल पर उल्लू बोलता तो मैं सिहर सिहर जाता, मगर माँ का ध्यान नहीं टूटता। पापा का चेहरा मुझे याद नहीं। माँ कहती थी, मैं ही तुम्हारा माँ बाप, जो भी कहो। हूँ बिली? मुझे भी ऐसा लगता था। माँ के रहते मुझे किसी और रिश्ते की कमी महसूस नहीं हुई। हर संबंध की पूरक थी वे, हर रिश्ते का मुकम्मल चेहरा। दिसंबर की हवा में जादू होता है। नीले आकाश में मंद सा गुंजारता कुछ, जमीन हरियाली पर पवित्र जल का सा स्वर्गिक छिड़काव, प्रभु यीशु के आगमन का शुभ संदेश। आकाश बताश में सब धुल पुछकर साफ स्वच्छ। ईस्टर के अंडों पर रंग भरती माँ कहा करती थीं, ये अंडे जीवन और सृजन के प्रतीक हैं। हैलोवीन के त्यौहार में कोहड़े पर चाकू से नाक मुंह के चित्र उकोड़ते ही उनकी कहानियाँ जारी रहती थीं। कितना कुछ बनाती थी माँ क्रिसमस में, तरह तरह के पारंपरिक केक, मिठाइयाँ, पूरे घर में रोशनी, रंगीन झालरें, दरवाजे पर झाऊ के पत्तों और सूखे फूलों का गोलाकार सजावट, ड्राइंग रूम में क्रिसमस का ताज़ा नन्हा पेड़, साथ ही घर घर में कैरल के गीत, कांच की खिड़कियों पर रंग बिरंगी चित्रकारी, बाजार के नाकों दुकानों के सामने 12 सींगे पर उपहारों का थैला लेकर सवार बहुत बूढ़ा सेंटा क्लॉज, और क्रिसमस की सुबह अंगीठी के पास लटके मोजों में भरे उपहार। उन्हें खोलकर देखने की उत्तेजना में मैं रात भर सो नहीं पाता था। हमारे घर के बरामदे में नन्हे यीशु का क्रिव सजता था। फिर वे सांध्य प्रार्थनाएं, गिरजे के घंटे की गंभीर ध्वनि, क्वायरस में प्रभु की महिमा के गीत गाते सैकड़ों सम्मिलित कंठ और गिरजे की ऊंची मीनारों में ध्वनित प्रतिध्वनित उनकी आवाज़ें। आज भी क्रिसमस है और सुबह से चर्च की घंटियां रह रहकर बज रही हैं। शैरोन की रसोई की खिड़की भी सुबह से लजीज पकवानों की खुशबू से महक रही है। शैरोन के 3 बच्चे हैं, 2 भूरी आंखों वाले शैतान बेटे और एक मक्खन के बट्टे पर उकेरे गए चित्र की तरह बेटी, गुड़िया जैसी। उसका पति किसी सुपरमार्केट में ट्रक ड्राइवर है, मोटे पेट और चुंधी आंखों वाला, निहायत कुरूप और स्वभाव से अशिष्ट। चर्बी से ठसाठस भरा चेहरा, गला, गर्दन एक हुआ, माथे का सामने का हिस्सा उजड़कर एकदम नंगा मैदान। वो मुंह खोलकर चप चप खाता है और बार बार बिना माफ़ी मांगे डकारे लेता है। उसे सबके सामने अपनी गुद्दी खुजाने की भी बुरी आदत है। ऐसा करते हुए वो बेहद अश्लील प्रतीत होता है। हंसता है तो छोटी छोटी आंखें मूंद कर पूरा चेहरा बंद गोभी सा दिखता है। उस दिन मैंने उसे देखा था
गली के नुक्कड़ पर शराब पीकर बार के काउंटर पर बैठी औरत से बदतमीजी करते हुए। बाद में वहाँ बैठे 2 अन्य लोगों ने उसे उठाकर बाहर गली में फेंक दिया था। वहाँ धूल में लौटते हुए वो कोई गीत गा रहा था। उस दिन मैं उसे उसके घर पहुँचा आया था। अपने पति को कंधे से पकड़कर संभालते हुए शेरोन ने जाने मुझे किस दृष्टि से देखा था। उसमें कृतज्ञता थी या गहरा संकोच। उसकी लज्जा के क्षणों में मैंने उसे अकेली छोड़ देना ही उचित समझा था। उस रात शेरोन की खिड़की स्याह बदसूरत परछाइयों से घिर गई थी। कांच के बर्तनों के टूटने की आवाज़, उसके पति के चीखने चिल्लाने की आवाज़ों के साथ शेरोन की दबी दबी सिसकियाँ और मिन्नतें सुनते हुए न जाने मैं कैसी यातना में हो आया। अपनी माँ की तस्वीर के सामने अपनी मुट्ठियाँ भींचे बैठा रहा था। माँ कहती थी, जब भी गुस्सा आए या भावनाएं निरंकुश होने लगें, गहरी गहरी सांसें लेना। खून में कार्बन की मात्रा घटकर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और रक्तचाप सम पर आ जाता है। जिस ट्रॉपिकल देश में मुझे पोलियो की बीमारी मिली थी, वहीं से माँ योग का ये चमत्कार सीख कर आई थी। एक समय के बाद शेरोन की छिचकियाँ बंद हो गई थीं, मगर तब तक मेरे हाथ में थमी वाइन की नाजुक गिलसियाँ टूटकर रेजा रेजा हो चुकी थी और उसके चमकीले टुकड़े में मेरी हथेली के जख्म से टपके खून का रंग जामुनी पड़ गया था। सोपा कहते हैं, संगीत और अनुभूति का कोई सिद्धांत नहीं होता। मेरी अनुभूतियाँ भी सारे सिद्धांतों से परे अराजक हुई जा रही थीं। एक नियम का टूटना ही दूसरे नियम को जन्म देता है। मैं भी न जाने क्या तोड़कर क्या गढ़ना चाहता था। उस रात मैं सो नहीं पाया था। रात के नीले आंचल में कुहासा कपास के ढेर की तरह सिमट आया था। धुएं में डूबी गलियां, सड़कों के किनारे जलते लैंप की पीली रोशनी में एकदम गुम और सुनसान। कैसी उदासी में लिथड़ी रात थी। मकानों के सघन छज्जों के बीच फंसा एक टुकड़ा आकाश कटी पतंग की तरह कांप रहा था। दूर, बहुत दूर कपड़ा मिल की बेडौल आकृतियों के ऊपर खुरदुरे कंबल के काले आकाश में जर्द तारे पैबंद की तरह टके थे, ठीक जैसे किसी भिखारी का कोट, उतना ही बदरंग बदहाल। व्हीलों के जाफरानी पत्तों के नीचे उस रात हवा और परछाइयाँ बेचैन लौटती रही थीं। दूर ओक के ऊंचे प्राचीन पेड़ पर कोई रेवन रह रहकर बोलता रहा था। उल्लू की आंखों की तरह वो रात अनझिप बीती थी। सुबह होते होते मेरी आंखों के पपोटों पर जैसे कांच की महीन किरचें बिछ गई थीं। उस सुबह कॉफ़ी की प्याली के पीछे शेरोन की 2 आर्द्र आँखें दर्द के पिघले दरिया सी फैली थीं, उतनी ही बोझिल, उतनी ही गहरी, भरी भरी। मैंने नरगिस का पीला गुच्छा उसके सामने की मेज पर रखा था। उन फूलों को देखकर उस दिन बहुत बहुत रोई थी वो। कॉफ़ी की गंध और अखबार के पन्नों की ताज़ी महक से तर वो पारे सी चमकीली सुबह उस दिन हम दोनों को एक अनाम संबंध में बांध गई थी। एक कच्चा धागा, जितना कमज़ोर उतना ही मजबूत। इसके बाद हम दोनों अपने अपने घर में एक दूसरे के साथ जीते रहे थे। एक मौन संवाद हम दोनों के बीच बना रहता था। वो कुछ नहीं कहती थी और मैं सब सुनता था। मैं बोलता और वो उनमें मेरी अनकही ढूंढ लेती। उसकी आंखों की तरलता और गीली चमक में मेरे लिए मूक स्वीकार होता। खास मौक़ों पर उसके घर से आए पकवानों में उसकी कृतज्ञता व्यक्त होती रहती। मैं कुकीज़ के खस्ता टुकड़ों से आती दालचीनी की गंध से उसकी खुशी महसूसता और एक अनाम स्वाद में डूब जाता। उसके लिए छोटे छोटे काम करते हुए मुझे जैसे कोई बड़ा इनाम मिल जाता। उसके बच्चों के साथ छुट्टी के दिनों में मछली पकड़ने जाते हुए, उसके शराबी पति को किसी गली नुक्कड़ से उठाकर लाते हुए, उसके लॉन की घास साफ करते हुए, इन सारे कामों का पुरस्कार वे 2 आँखें थीं जिनकी दृष्टि में मेरी माँ की स्मृति समाई हुई थी। मैं उसके लिए हर वो काम करने की कोशिश करता जो मैं अपनी माँ के लिए नहीं कर पाया था। माँ कहती थी, बीली तब बड़ा होगा जब मैं मर जाऊँगी। अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ माँ फिर से न मर जाए। अब मैं बहुत शराब नहीं पीता। सुबह उठ जाता हूँ, नहाता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ, साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और इस प्रतीक्षा में बैठ जाता हूँ कि शेरोन के किसी काम आ सकूँ और मेरा दिन बन जाए। शहर में हमारी एक दुकान है, उसके किराए से मेरा गुजारा हो जाता है। माँ के बाद दोबारा काम में लौटने की मनस्थिति में अभी तक नहीं हो पाया था। इस बरस का पतझड़ भी अजीब था। एक साथ इतने सारे रंग,
जैसे वन प्रांतर में रंगों की पिचकारियाँ छूट रही हों। धूसर होती धूप में किसी गीली पेंटिंग की तरह फागुन के दिन देर तक चमकते। मैं शेरोन और उसके बच्चों तथा उसके झबरेले कुत्ते के साथ शाम को जंगलों में दूर दूर तक निकल जाता था। शुगर मैपल के पत्ते इन 25 दिनों तक पीले, नारंगी, लाल रंगों में नहा जाते। पहाड़ी झरने के आसपास फैले ऐश के पेड़ पीले के साथ गाढ़े बैंगनी में डूबे होते। हाईवे के किनारे का सघन वन, कितने तरह के पेड़ वहाँ, एल्म, बीच, बर्च, पॉपुलर, सिल्वर, मेपल, वीलो, माउंटेन ऐश और स्ट्राइप्ड मेपल, वासंती जाफरानी पत्तों से लदे खुश्क हवा में टूट पड़ने की तैयारी में। एक आत्महंता उत्सव, खत्म होने का, झड़ने का, एकदम से शेष हो जाने का भी शायद एक अपना ही आनंद होता है। मृत्यु के स्वागत में जीवन की ऐसी उछाल, बांध टूटी उमंग, अपने होने का एक सर्वथा अलग अर्थ, स्वाद। ना होने में सब कुछ है। साइंस और अध्यात्म दोनों यही कहता है। अणु का महत्व तो हम देख ही चुके हैं, निर्माण में भी और विनाश में भी। रेड मेपल और स्कारलेट ओक की डालों पर अंगार से दहकते पत्ते जैसे आग लगी हो। गहरे पतझड़ में सुर्ख, सुनहरी आंच में तब्दील होने से पहले पेड़ों के अनोखे रंग। दूर दूर जहाँ तक नज़र जाए, वासंती, नारंगी, बैंगनी, जामुनी, केसरी, बादामी, सिंदूरी रंगों के दंगे में छिपी भगुनाहट का खुनक भरा आभास। मौसम का यूं हर रोज़ कपड़े बदलना, गर्म रंगों में ठंडे और फिर जर्द रंगों तक का एक उत्सव भरा सफ़र। रंगों की होली में शेरोन का मिजाज भी बदल जाता था। वह एकदम से बच्ची हो जाती थी, दौड़ती, हंसती, किलकती, तितली की चंचल झुंड की तरह माँ और बच्चे यहाँ वहाँ उड़ते फिरते। ब्लैक ओक के बादामी, नारंगी, लाल धूप छाई तल में दिन के डूबते आखिरी उजाले में शेरोन का वह रूप मुझसे नहीं भूलता। चेहरे पर घुला केसर और आंखों में चमकती पारे सी खुशी की अनगिन बूंदें। तितली के परों को छूने से जैसे अंगुली के पोर रंग जाते हैं। मौसम की मेहंदी शेरोन पर भी गहरे चढ़ी थी। बुझने से पहले की मोम की तरह वो तेज शिखा में एकदम से जल उठी थी। उसका दिपता रूप मुझे खुशी के साथ कहीं एक अनाम डर से भी भर गया था। उसका बुझना मेरा अंधकार होगा, असीम अंधकार। ऐश के बैंगनी पीले पत्तों की कालीन पर बैठकर वो कागज़ के प्यालों में थर्मस से कॉफ़ी उड़ेलती है। शाम की हवा उसकी गंध में भींच कर तर हो जाती थी। साथ ही मेरा मन भी शुगर मेपल का इंद्रधनुष क्षितिज पर छाया रहता। एक देहातीत स्वप्न में जीवन के कठोर यथार्थ डूबकर स्वप्न में प्रतीत होते। लगता अगर ये सब झूठ है तो उसी झूठ में जीवन गुजर जाए। प्रकृति के इस रंग भरे उत्सव में इस बरस हम सब भूल कर शरीक हो गए थे। इन सब में मेरा एकमात्र पावना शेरोन की खुशी थी। वो मुस्कुराती और मैं ज़िंदगी से भर जाता। इधर शेरोन के पति माइक की शराब की लत बढ़ती ही जा रही थी। उसके साथी शेरोन पर उसके अत्याचार भी। वो दिनों तक काम पर नहीं जाता, जिस तिस के साथ झगड़ा करता, गालियाँ बकता। आखिर एक दिन उसे काम से निकाल दिया गया। मैं देख रहा था शेरोन के घर अब दूध, अंडे, ब्रेड और दूसरे सामानों की गाड़ियाँ नहीं रुकती। उसके किचन की खिड़की से लजीज पकवानों की खुशबूदार लपटें नहीं उठती। उसके लॉन की घास बेतरतीब और ऊसर होती जा रही थी। शेरोन जंगली बेरियों के जैम बनाती, पड़ोसियों के बागानों से कच्चे पक्के सेब चुनकर लाती, खुरदुरे अनाजों की पोरीज, दलिया बनाकर अपने बच्चों को मान मनुहार से खिलाने का प्रयत्न करती। मैं कभी अपना फ्रिज खराब होने या तबीयत ठीक न होने के बहाने बनाकर उसके दरवाजे पर दूध, फल, ब्रेड, मक्खन की टोकरी रखाता। ऐसे मौक़ों पर न वो मेरी तरफ देखती, ना मैं उसकी तरफ। मैं उसकी लज्जा और स्वाभिमान को बहुत एहतियात से ढके रहता। बदले में उसकी आंखें कृतज्ञता से छलछलाती रहतीं। वो माँ थी, इसलिए बहुत विवश थी। ममता के आगे स्वाभिमान को भी अक्सर हार जाना पड़ता है। शेरोन ने बताया था वो अनाथ है। एक अनाथ आश्रम में उसकी परवरिश हुई थी। उसे नहीं पता था संबंधों का स्वाद कैसा होता है, ममता का माधुर्य कैसा होता है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई नहीं। यह ख्याल उसे दहशत से भर देता था। उदास और निस्संग जीवन के लंबे सफ़र में अगर उसने अपने भगवान से हर रोज़ कुछ मांगा था तो वो था एक परिवार का सुख।
उसे दौलत शोहरत की भूख नहीं थी, बस संबंध की चाह थी। कोई उसका हो, वो किसी की हो, प्यार दे सके वो खुद को उड़ेल कर, किसी से स्नेह पाए चुटकी भर। माइक से उसका परिचय उन्हीं दिनों हुआ था। उसके स्कूल के सामने माइक कैंडी और हवाई मिठाई का छोटा सा के ऑक्स चलाता था। एक आध मुफ्त की कैंडी, दो चार मीठे बोल और प्रेम अपनेपन के लिए जन्म से भूखी शेरोन उसकी होली थी। थोड़े ही दिनों में ऊपर का आवरण हटाकर माइक का कुरूप चेहरा बाहर निकल आया था। जिसे वो प्रेम समझती थी वो रेगिस्तान में जल के भ्रम के सिवा और कुछ न था। मगर एक जहाज के पंछी की तरह हर रिश्ते से महरूम शेरोन उड़ना चाह कर भी बार बार अपने नर्क में लौटने के लिए बाध्य और अभिशप्त थी। अचानक मैं बहुत जिम्मेदार हो उठा था। अरसे बाद सिगरेट शराब छोड़कर काम की तलाश में निकल पड़ा था। मुझे लगने लगा था शेरोन को मेरी ज़रूरत है। मैं उसकी किस तरह से मदद कर सकता था मैं नहीं जानता था, मगर मुझे तैयार रहना था। शेरोन के लिए, उसके बच्चों के लिए। न जाने कब, न जाने कैसे वो क्षण आ जाए। थोड़े दिनों की कोशिश के बाद एक सूअर के फार्म में मुझे नौकरी मिल गई थी। सूअरों की देखभाल करना मेरी ड्यूटी थी। मैंने एक काम सहर्ष स्वीकार कर लिया था, हालांकि मुझे सूअरों की चिंयार से सख्त नफरत थी। और फिर अचानक एक दिन वो हादसा घटा था। माइक बहुत शराब पीकर शाम को घर लौटा था और शेरोन को बुरी तरह पीटा था। शेरोन के कंधे की हड्डी उतर गई थी और पूरा जिस्म बेल्ट के प्रहार से लाल नीले धब्बों से भर गया था। उसे पीटते पीटते माइक खुद बेदम होकर गिर पड़ा था और उसे खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो गई थीं। उसका लीवर फट गया था। शराब की वजह से उसे सिरोसिस था। शाम को काम से लौटते हुए मैं शेरोन के परिवार के लिए सूअर का ताज़ा मांस और खुबानी का टोकरा ले आया था। उन्हें पहुंचाने शेरोन के घर गया तो वहां दोनों को फर्श पर अचेत पाया। बच्चे ट्यूशन से तब तक लौटे नहीं थे। वो रात बहुत भारी थी हम सब पर। अस्पताल में डॉक्टरों ने बता दिया था कि माइक के बचने की कोई उम्मीद नहीं। उसका लीवर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब बस कुछ ही समय की बात थी। बच्चे घर में अकेले थे, अतः शेरोन को घर लौटना पड़ा था। वैसे भी उसकी हालत वैसी नहीं थी कि वो अस्पताल में रुक सके। उसे उसके घर पहुंचाने में साथ गया था। उस दिन शाम को बारिश हो रही थी। पूरा आकाश स्लेटी चट्टान में तब्दील हो गया था। गीली सर्द हवा में घास और काई की गंध भरी थी। सांवले दिन पर शाम का नील बहुत जल्दी उतर आया था। एक हाड़ मज्जे तक उतर कर शून्य करता अवसाद भरा दिन। शेरोन के तीनों बच्चे एक दूसरे से लिपटे अपने कमरे में पड़े थे, डरे हुए पपीज की तरह। शायद सो गए थे। शेरोन ड्राइंग रूम के काउच पर निढाल पड़ी थी। अंगीठी की बुझती बुझाती आग में उसका चेहरा राख की ढेर सा लग रहा था। बस दो आंखें थीं जो जिंदा थीं, दर्द से लिथड़ी हुई। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया था। बहुत मुश्किल से मैंने उसे थोड़ा बंद गोभी का ठंडा सूप पिलाया था। जख्मी होठों से वो कुछ भी गर्म या तीखा खा नहीं पा रही थी। मैं घर जाने के लिए उसके सिरहाने से उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पीछे से पकड़ लिया था। उफ, कितना ठंडा था उसका हाथ, पानी जैसा। मैंने उसे मुड़कर देखा था। क्या था उस रात शेरोन की आंखों में? कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एक तरल ऊष्मा, अनुनय, वर्ज्य की ग्लानि। मेरा दिल एकदम से बैठ गया था। तुम्हें इन सब से ऊपर होना है शेरोन, ये तुम्हारा मुकाम नहीं। गलतियां हम इंसान करते हैं, भगवान नहीं। तुम बिना मांगे मुझे बहुत कुछ देते आई हो और मैं लेती भी रही हूँ, मगर आज मुझे मेरे मन की एक चीज़ दे दो, ये रात दे दो। कहते हुए शेरोन के गीले चेहरे पर उसकी आंखें बही जा रही थीं। वो गल रही थी, सर से पांव तक गर्म मोम की तरह। इतनी दयनीय, इतनी करुण, इतनी वल्नरेबल वो पहले कभी नहीं लगी थी मुझे। मेरे अंदर एक साथ न जाने क्या क्या झनाके से टूटा था। मैं एक ही पल में जैसे किरचों में तब्दील हो गया था। इस दुर्दांत समय की चपेट में वो किस तरह आ गई थी। मूरत थी, मिट्टी बन गई थी। किसी परदेश में बचपन में देखा एक दृश्य याद आया था। पानी में गलती देव मूर्तियाँ, कीचड़ में तब्दील होती आस्थाएं, भगवान। भीतर कुछ असहनीय सा घटा था। लगा था कोशिकाओं, शिराओं और रक्त के संजाल में दर्द की नीली नदी अनायास बह आई है।
पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा था और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, वो सब जो वो मांग रही थी। माँ ने कहा था जिस ट्रॉपिकल देश में हम बहुत पहले घूमने गए थे वहाँ लोग मंदिरों में जूते उतार कर जाते हैं। मैं भी अपना जिस्म उतार कर अब तक उसके पास आता रहा था, निरावरण विशुद्ध मन होकर। वो मेरा मंदिर थी, भगवान थी। अपने देवता से अर्पण नहीं लिया जाता, मैं सिर्फ अर्पित हो सकता था, वो भी ज़मीन पर गिरे फूल की तरह नहीं, पवित्र निर्मल सुगंध की तरह। और ये सुगंध मेरा प्यार है। मैं देहातीत होकर उस तक पहुंचा था, मगर मेरी भगवान अशरीरी नहीं, एक मानवी थी, धड़कती हुई, सांस लेती हुई। प्रेम देकर सोच लिया था सब दे दिया है, मगर अब लग रहा है ये देना ही तो शायद सब देना नहीं है। मैं होम हो गया, मगर पूजा पूरी नहीं हुई, अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ। मेरे भीतर की नर्म प्रार्थनाएं कांटों में तब्दील हो गई थीं, सूनी हथेलियों में बस सांसें थीं, कुछ अंतिम सांसें। शैरोन का हाथ छुड़ाकर मैं अपने घर लौट आया। कितना कठिन था उससे इस तरह हाथ छुड़ाना, जैसे ज़िंदगी से बिलग रहा हूँ। घर आकर देर तक पीता रहा था, मगर एक बार भी अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देख नहीं पाया था। शैरोन को कुछ न दे पाने का दुख और अपने भीतर की सबसे खूबसूरत चीज़ को बचा ले जाने के सुख में टूट टूट कर रोता रहा था। जब वहाँ भी रहना कठिन हो गया तो उठकर अपने गॉडफादर के घर चला गया। माँ के बाद यही मेरा एकमात्र आश्रय था। 90 साल का मेरा गॉडफादर जॉन आँखों से प्रायः अंधा और अपाहिज था, मगर उसकी हथेलियों में मेरे लिए थोड़ी छाँव और स्नेह की ऊष्मा अब भी शेष थी। कभी कभी जब अकेलापन बर्दाश्त के बाहर हो जाता था, मैं यहीं उनके पास चला आता था। अपने गॉडफादर के घर सुबह से पहले जब तंद्रालस पड़ा था, मुझे लगा था सपने में जैसे माँ कह रही हूँ, मेरा बिली तब बड़ा होगा जब मैं मर जाऊँगी। 2 दिन बाद मैं ज़रा होश में आया था और बड़ी हिम्मत करके अपने मोहल्ले लौटा था। वहाँ आकर लोगों से सुना था माइक उसी रात मर गया था और शैरोन अपने इस किराए के मकान को छोड़कर बच्चों के साथ कहीं चली गई थी। सुनकर मैं चुप खड़ा रह गया था। मेरे अंदर जैसे सब कुछ शून्य और भोथरा हो गया था। मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। एक बार फिर शैरोन अनाथ हो गई थी, एक बार फिर मेरी माँ मर गई थी। उस किराए के खाली मकान में फिर से भूतों का बसेरा हो गया था और मैं अपने प्यार के साथ हमेशा की तरह अकेला रह गया था, क्योंकि मैं आज भी बड़ा नहीं हो पाया था। माँ का बीली बड़ा नहीं हो पाया था, अपनी ही कैद में रह गया था, वही छोटा सा बच्चा बनकर। उसे बड़ा होने में आज भी बहुत डर लगता है। अभी आप सुन रहे थे जयश्री रॉय जी की लिखी हुई कहानी अपनी कैद। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।